गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का एडुटेन क्लासेज में स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने मैपिंग पे सारा पढ़ा रहे थे। मौर्य वंश तक मैंने मैपिंग किया था। आइए हम लोग मौर्य वंश के बाद देखते हैं मैपिंग। मैप पे भारत मैप पे देखते हैं हम लोग मौर्य वंश के बाद, है ना। मैप बनाइए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, सिर्फ मेरी जिम्मेवारी नहीं है ना। चलिए देखिए, भारत ये आज का भारत है, लेकिन उस समय का भारत ये नहीं है। उस समय के भारत में आपका पाकिस्तान भी शामिल था, है ना। बराबर बता रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान भी थोड़ा सा शामिल था। ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, है ना। ये भारत हो गया, ये नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब देखिए, मौर्य वंश तक हम कहानी कर दिए थे समाप्त। मौर्य वंश आपका जो 322 ईसा पूर्व से बीसी से लेकर के 184 बीसी तक था, जिसमें सम्राट अशोक भी थे। ये वंश समाप्त होता है। बहुत बड़ा एरिया था, बताए थे कि आपका इस एरिया में नहीं था सिर्फ आपका मौर्य वंश, यहाँ पर संगम वंश चल रहा था। इसके बाद जो आपका पूरा भारत पर जो है सो आपको इसका पतन होता है। मौर्य वंश पतन होने के बाद दोस्तों, इसके पहले भी आपको बताए थे, मौर्य वंश के पहले जो नंद वंश था, नंद वंश का शासक घनानंद, जो जिसमें सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय भी मुबायो था। इधर से आक्रमण, ईरानी हमेशा आक्रमण कर रहे थे, ईरानी आक्रमण कर रहे थे और अभी भी कर रहे थे। तो मौर्य वंश जैसे ही पतन होता है, इसका शासक कमज़ोर होता है। मौर्य वंश का पतन होता है जैसे ही बाहर से भी आक्रमण होगा। तो इसके बाद, इस मौर्य वंश के बाद भारत में एक छत्र राज नहीं रहा। पूरा मौर्य वंश ही था पूरा एरिया में, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। अब दो भाग बढ़ जाएगा। भारतीय शासक जो हैं, भारतीय शासक ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं भारतीय शासक में आपको कौन कौन रहे। मौर्य वंश के पतन होने के बाद शुंग वंश आया। कौन वंश? शुंग वंश। शुंग के पतन होने के बाद कण्व वंश, और यहाँ पर था सातवाहन। तीन वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। ध्यान देंगे, तीन को बताए हैं। विदेशी बाहरी आक्रमण, हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार है, हमेशा अटैक करने के लिए तैयार है। और जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है, तैसे ही आक्रमण हो जाता है। कौन करेगा? हिंद यूनानी कहिए, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। देखिए, इसका इंग्लिश बोलते हैं, लड़का समझते नहीं सब। हिंद का क्या होगा? इंडो। यूनानी बोलता था इंडोस, बोलता था नदी को, सिंधु को बोलता था इंडोस। तो इंडो और यूनानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीक। तो दोनों नाम एक ही है। हिंद यूनानी कहें चाहे ग्रीक यूनानी कहें, हिंद यूनानी आ ग्रीक यूनानी। उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, ये सब विदेशी थे। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या थे? विदेशी थे। हिंद यूनानी का सबसे बड़ा शासक आपको ध्यान रखेंगे मिनांडर था। आगे चर्चा होगी मिनांडर, है ना जी। नागसेना मिनांडर में चर्चा होता है, वार्तालाप होता है। मिनांडर शासक था। आपका कुषाण का सबसे बड़ा शासक कनिष्क। कनिष्क का नाम सुनिए। चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है कनिष्क का शासनकाल में, कनिष्क कुषाण वंश का था, विदेशी था। शक 5 भाग में बसे हुए थे भारत में। शक का एक शासक सबसे बड़ा शासक था। ये शासक गुजरात का क्षेत्र का शासक था। 5 भाग बटा हुआ था वो शक। उसमें रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन का जूनागढ़ विलेख पढ़ते होंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ विलेख, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ विलेख शक शासक है। कौन शासक है? शक शासक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है। शासक बता दिया आपको, मिनांडर, कुषाण का कनिष्क, इसका फेमस शासक। चर्चा आगे होगी। ये भारत में इस तरह का बात हुआ। तो इन लोग जो है, आपको मैपिंग पर अगर किया जाए तो शुंग यहाँ बसे थे। इस क्षेत्र में बंगाल, बिहार, ये सब क्षेत्र में शुंग और कण्व भी यहीं बसे थे। इतने ध्यान रखिए फिलहाल। शुंग और कण्व
यहाँ पर आपको इंडो ग्रीक यहाँ बसे थे, इंडो ग्रीक। इसके पतन के बाद कुषाण आया, इसके पतन के बाद कुषाण आया। शक जो है 5 क्षेत्र में बस गए, मथुरा में थे 5 क्षेत्र में। शक जो है यहाँ बसे हुए थे, शक 5 क्षेत्र में थे बसे हुए, है ना। इस तरह से बात है। सातवाहन पूछता है, सातवाहन कहाँ बसे हुए थे, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ पे सातवाहन। यहाँ कौन था, उत्तर में चोल, जो बताया अभी पीछे मैप में, पांड और चेर, है ना, ये क्षेत्र था भारत का, ये मैपिंग, ठीक है। और यहाँ पर आ गया, जब चला गया चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ पर आ गया चेदी वंश। कौन वंश था, उड़ीसा में कौन था, पूछता है, उड़ीसा में कौन वंश, चेदी वंश। उड़ीसा में कौन वंश, चेदी वंश था। चेदी वंश का शासक ही था खारवेल, नाम सुने होंगे खारवेल का, है ना, खारवेल चेदी वंश का शासक था, ठीक है। इस तरह से मैपिंग आपका हो गया। आपका भारतीय शासक शुंग कर्ण सातवाहन 3, शुंग कर्ण सातवाहन, और विदेशी आपका इस तरह से बसे। हर ये हुआ कौन काल, मौर्योत्तर, मौर्य के बाद का काल, मौर्योत्तर कह सकते हैं इसको, मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद का काल, ये मौर्योत्तर काल का था मैपिंग, ठीक है। इस तरह से फिर आपको आ गया ये गुप्त काल, है ना, मिटाते हैं, देख लीजिए आप लोग सब इसको, ठीक है। तो इस तरह से भारत के इतिहास को हम लोग देखते चलेंगे, कनेक्ट मैपिंग में हम लोग इसको देखते चलेंगे, कैसे कैसे आपको मैपिंग करना है, ठीक है। तो मैपिंग आप लोग मैपिंग करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, आगे मैपिंग करेंगे, सब पढ़ते चलेंगे हम लोग दोस्तों, है ना। अभी मैपिंग करेंगे आप लोग बोरिंग हो जाएंगे ज़्यादा मैपिंग करेंगे तो, इसलिए ऐसे ही पढ़ना हम लोग को। फिर गुप्त आएगा, इसके बाद कौन आएगा, गुप्त आएगा, इसके बाद मैप पर दर्शाएंगे आगे भी दर्शाएंगे, तो कौन वंश आएगा दोस्तों, इस मैप पे अगर दर्शाया जाएगा आगे, अभी मिटा देते हैं हम, है ना, क्या बहुत टाइम लग जाएगा, अगर इस मैपिंग करते रह जाएंगे तो 3 क्लास चला जाएगा। जब पढ़ेंगे तो फिर मैपिंग में आपको आइडिया दे दिए एक मोटा मोटी हम वीडियो डाल करके। उसके बाद मौर्योत्तर के बाद गुप्त वंश, कौन वंश आएगा भारत में, गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद गुप्त वंश जो आता है 275 AD में आता है, और आता है कब तक, 550 AD तक। इसमें आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ जाएंगे, समुद्रगुप्त आ जाएंगे, कुमारगुप्त आ जाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे सबका, ठीक ना। गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर वंश, गुप्तोत्तर वंश, इसका मेन शासक आपको एक वर्धन वंश देखेंगे, हर्षवर्धन को देखेंगे, वर्धन वंश और साथ देखेंगे, लेकिन मेनली हर्षवर्धन को देखेंगे। गुप्तोत्तर के बाद फिर इसका जब पतन होता है गुप्त वंश का, तो आपका फिर जो है हर, देखिए मैपिंग में होता है कि फ़ायदा कि हर जगह आपको मैपिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब गुप्तोत्तर के बाद बढ़ते चलिए, इसके काल क्या है, 550 से लेकर के 750 तक। इसके बाद राजपूत काल, 2 भाग में बढ़ता है राजपूत काल, 8वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पूरा ये राजपूत काल ही कहा जाता है भारत में, क्योंकि इसमें जो है सो गुर्जर प्रतिहार है, मेन है गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना। इसका जब पतन होता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन जब होता है, तो इसके बाद जो निकलता है बहुत सारा चौहान, है ना। मालवा में परमार, राजा भोज के नाम सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान को नाम सुने होंगे, इस वंश के थे। चंदेल, बुंदेलखंड में चंदेल है, चंदेल वंश का नाम सुने होंगे, है ना। फिर आपको आ जाइए चालुक वंश, गुजरात में था, इसका नाम सुने होंगे, है ना, चालुक वंश, ठीक है। और यहाँ इसके पतन के बाद कौन आता है फिर, और गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश, जयचंद का नाम सुने होंगे, राजा जयचंद, जिसकी बेटी को अपहरण कर लिया था कौन, पृथ्वीराज चौहान अपहरण कर लिया था, है ना। इसका बेटी का, जयचंद की बेटी को अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान। ये सब राजपूत था, राजपूत का काल चला। इसके दौरान इसमें इस राजपूत दौर तो चल ही रहा था, प्लस जो है सब मुस्लिम का आक्रमण सिंध में जीत हो गया था, और आपको इधर से गजनबी और गौरी दोनों अपना आक्रमण किया। गौरी ने, गजनबी गौरी जो उत्तर भारत से आक्रमण कर रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। फिर आता है दिल्ली सल्तनत,
ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से चलता है 1526 ईसा पूर्व तक, एडी तक, 1206 से 1526 तक। क्यों? 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो आता है अफगान से, काबुल से आता है बाबर, वो आपको इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी, उसको हरा करके आपको मुगल वंश की स्थापना कर देता है। मुगल वंश, कौन वंश आ जाता है भारत में? फिर मुगल वंश आ जाता है। कौन वंश आ जाता है? मुगल वंश सत्ता पर आ जाता है। मुस्लिम का ही शासक चल रहा है। ये शताब्दी जो है आपको मध्यकाल जो है मुस्लिम का चल रहा है। 1526 में बैठता है। कब? 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है, बाबर ने स्थापना की। और आपको मेनली 1757 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक, 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक जो है सो आपको मुगल वंश पिक पर रहता है, बहुत अच्छा स्थिति में रहता है। उसके बाद मुगल वंश का फिर शासक कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो इसके बाद मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। ये मुगल वंश आपका मेनली जाकर अगर कहा जाए तो 1857 तक मुगल वंश चला। 1800 सिपाही विद्रोह जो है वहाँ तक मुगल वंश चला, क्योंकि, है ना। लेकिन 1757 में इस कहानी इसकी ख़त्म हो गई मुगल वंश की। चलिए मिटाइए इसको, ठीक। मुगल वंश जब सत्ता प्राप्त है तो इस समय जो है सो आपको क्या है, मुगल वंश जब चल रहा था भारत में, जब 1707 तक तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ कुछ करने का, जब तक औरंगजेब था। लेकिन यहाँ पर फिर आपका मराठा, मैसूर कर्नाटक में, मराठा महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, सिख पंजाब में, अंग्रेज, है ना, सब जो है सो पुर्तगाली जितना भी थे सब आपका डच डेनिश सब अंग्रेजी शासन, लेकिन मेनली अंग्रेज, इन लोग जो है आपका आपस में सब जो है सो अपना युद्ध कर रहे थे, क्षेत्र के लिए जीतने के लिए कर रहे थे। और लगभग जो अंग्रेज जो है आते आते बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को हरा दिया, 1760 में फ्रांसीसी को हरा दिया। भारत से जो है सो सबको निकाल दिया अंग्रेज जो है सो आपको बंगाल को क्षेत्र बनाया, बंगाल से करते हुए पूरा भारत पर वर्चस्व बना लिया। धीरे धीरे मराठा जो सबसे बड़ा शक्तिशाली था, तय था कि मराठा ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, भारत का इतिहास मराठा ही तय करेगा, मराठा ही राजा बनता। लेकिन एक गलती के कारण, इसकी गलती के कारण मराठा का पतन भी हो जाता है, मैसूर को भी खत्म कर देता है, सिख को अंग्रेज जो है सो अंततः 1857 के विद्रोह में, सिपाही विद्रोह में सबको समाप्त करके मुगल को भी खत्म कर देता है, मुगल वंश को भी खत्म कर देता है, सब रंगून भेज देता है इसको, है ना। और इसके बाद भारत पर अंग्रेजी शासन आ जाता है। इसके बाद जो है सो आपको अंग्रेज शासन करता है आपको 1857 से। ऐसे तो आपको पलासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अंग्रेज आपको 1857 के विद्रोह से 1857 से भारत पर शासन करता है, जो 1947 ईस्वी तक भारत जो है सो गुलाम रहता है, अंग्रेजों को गुलाम रहता है। ये भारत है। इसके बाद 1947 की आज़ादी के बाद क्या है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुट निरपेक्ष पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा और जो चीज़ जुटेंगे, विदेश नीति पढ़ लेंगे, है ना, सबके साथ क्या संबंध मेरा है मॉडर्न में, इसको देख लेंगे। यही मेरा इतिहास रहेगा। यही पूरा भारत का पूरा परिदृश्य हम बताया आपको, पाषाण काल से लेकर के पूरा आज के भारत तक। मैंने प्रयास किया कि आप लोग को मैपिंग में थोड़ा समझाने का, मैपिंग कम कर दिए क्योंकि बहुत टाइम लगता, इसलिए सारा भारत का परिदृश्य हम आपको देने का प्रयास किए। इसको 2-3 बार आप ध्यान से अंधेरी रात में, अकेलों में, तन्हाई में सुनिए इसको, आपको निश्चित है कि मैप बैठ जाएगा। 1-2 बार ग्राफिंग कीजिए, 1-2 बार सोचिए कि सर कैसे कैसे वंश लाए थे, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। अब तब पढ़ने में जो क्लास शुरू होगा, कल से शुरू करेंगे और सेक्शन का जब भी शुरू करेंगे इसको, तो अब तो पाषाण काल हो गया, प्रागैतिहासिक काल खत्म कर दिए। अब तो हम पढ़ाएंगे आधा ऐतिहासिक काल ही पढ़ाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ाएंगे पहली बार, फिर वैदिक पढ़ाएंगे, फिर वैदिक के बाद महाजनपद पढ़ा चुके हैं, महाजनपद तो रैंडम पढ़ा दिए थे, तो सिलसिलेवार पढ़ाएंगे कंटिन्यू। हर सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मेरा यही रहेगा कि कंटिन्यू सिलेबस पढ़ा के धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट को ख़त्म कर दूँ। सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट की तरह, अपने इतिहास की तरफ पढ़ें, अपने ज्योग्राफी की तरफ पढ़ें, सब कुछ कैसे पढ़ते चलेंगे। कंटिन्यू वीडियो डालेंगे और रेगुलर इसी बेसिस पर डलाएगा, चैप्टर छूटेगा नहीं। अब रैंडम नहीं डलाएगा वीडियो आप लोग का। लेकिन दोस्तों बस फिर वही जाते जाते लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल को बढ़ाइए। आपका दोस्त आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों आप भी मेरे साथ खड़ा रहिए, यही आग्रह आपके साथ है, आपसे विनती है। और उम्मीद है कि आप लोग हमें चाहेंगे, हम लोग हमें चाहते भी हैं, है ना। छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसलिए आप जो है सो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़। जल्द से जल्द चैनल को बढ़ाएं, लोगों के पास पहुंच पाए वीडियो जल्दी से जल्द। थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।